नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक छोटी सी मैराथन क्लास जिसमें हम क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका डाउट फिर भी बच जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम में क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट करें। फिलहाल के लिए आप इतना देख सकते हैं, ये महामैराथन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इंडियन इकोनॉमी की क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर होता है। दिसंबर का पेपर हो चाहे जून 2023 का पेपर हो, दोनों ही पेपर में आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको दोनों ही पेपर में क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा कि प्राकृतिक संसाधन, आपके प्रकृति संसाधन की जगह आप इन्हें प्राकृतिक संसाधन कर लेना। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से बिना कुछ आप कह दिए ही मिले हैं, जिनकी कीमत हमें अदा नहीं करनी पड़ती। प्रकृति से उपहार के तौर पर हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं। दोस्त, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और मानव निर्मित वे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इट मीन्स प्राकृतिक संसाधन मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय होते हैं, एक गैर नवीकरणीय होते हैं। मतलब एक जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है और एक जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। देखिए कैसे, जैसे नवीकरणीय में पेड़ पौधे हैं, दोबारा उगाएंगे। जानवर हैं, है ना, अगर इनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई तो इन्हें नवीकरणीय में नहीं रखा जा सकता, वरना ये जन्म लेते रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, झीलें हैं, नदियां हैं, भूजल है ना, सूर्य का प्रकाश है और आपकी हवा है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। यानी अगर ये एक बार समाप्त हो जाएंगे, पहली बात तो समाप्त नहीं होते, केवल दूषित होते हैं। ये समाप्त हो जाएंगे तो एक समय के बाद, अंतराल के बाद ये दोबारा क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, धातुएं हैं, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो उम्मीद है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति से उपहार के तौर पर हमें मिले हैं, जिनकी कोई भी कीमत हमें अदा नहीं करनी पड़ती। इसमें दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बनने में लाखों करोड़ों साल भी कई बार लग जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, देखिए, मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे, इमारतें, सड़कें, मशीनें, उपकरण, लोगों का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, पैसा, लोन, पेटेंट अधिकार, कॉपीराइट, ये सब व्यवस्थाएं भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो आप एक बात याद रखना, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं मेरे भाई, वे संसाधन जो प्रकृति से उपहार के तौर पर मिले और मानव द्वारा नहीं बनाए गए। और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। 2 बार रिपीट क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों का क्या महत्व है। तो आप बताइए, दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक है, ये बात भी सही है। हमारी आवश्यकताएं पूर्ति इनसे होती हैं, बिल्कुल सही बात। इन संसाधनों का अधिक कुशलता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे जीवन का स्तर क्या होता है, बेहतर बनता है। भाई आप बताइए, बिना प्राकृतिक संसाधनों के, इवन हम केवल एक ही प्राकृतिक संसाधन को उठा ले, जल, तो इसके साथ एक साउंड हमें सुनाई देता है, जल ही जीवन है। क्या बिना जल के हम जीवन जी सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सर। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की गुणवत्ता है, और हमारे जीवन के विकास का आप कह सकते हैं संचालक है कौन, प्राकृतिक संसाधन। और उन्हीं प्राकृतिक संसाधन को मॉडिफाई करके, तोड़ फोड़ के, जोड़ के हमने क्या बनाए हैं, मानव निर्मित संसाधन बनाए हैं, जो कि सुख सुविधाएं हम आज के समय में उपभोग कर ही रहे हैं। सब हमें प्रकृति ने दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, काली और डाली वाला क्वेश्चन बार बार आता है। काली का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, और डाली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपसे कहा था, कमेंट में आप बता देना, है ना। डाली का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। देखिए, दोनों ही स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के प्रभावों को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, स्वास्थ्य स्थिति को मापने में किया जाता है, चाहे काली हो चाहे आपका डाली हो। देखिए, काली एक ऐसा मापदंड है जो जीवन की गुणवत्ता साथ साथ लंबाई दोनों को ध्यान में रखता है, बिल्कुल सही बात। एक काली 1 वर्ष के पूर्ण स्वास्थ्य के बराबर होता है। 0 काली का अर्थ होता है मृत्यु, 0 और 1 के बीच में मान स्वास्थ्य की स्थिति को गंभीरता से दिखाया जाता है। देखिए, 0 का मतलब काली वाले मानदंड में क्या होता है, मृत्यु, और 1 का मतलब होता है, आप कह सकेंगे 1 का मतलब क्या होता है, 1 काली का मतलब होता है पूर्ण स्वस्थ।
भाई व्यक्ति या तो मृत्यु को प्राप्त होता है या पूर्ण स्वस्थ रहता है, या फिर हमारी जैसी कंडीशन बनी रहती है, कभी कभी बीमार कभी कभी स्वस्थ। तो 0 से 1 तक इसमें मानदंड दिए गए काली में, और इस जो काली आपका वर्ड है इसमें एक मानदंड है कि यहाँ पर 0 का मतलब क्या है, मृत्यु, और 1 का मतलब है पूरी तरीके से हेल्दी होना। अब ये डाली क्या है, देखिए एक ऐसा मापदंड है जो केवल जीवन की लंबाई को ध्यान में रखता है। भाई काली तो क्वालिटी को भी ध्यान में रखेगा क्योंकि क्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये बात करता है केवल लेंथ कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा है, उसको मानदंड मानकर ये स्वास्थ्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। डाली 1 वर्ष के स्वास्थ्य जीवन के नुकसान के बारे में होता है और मृत्यु 1 डेली के बराबर होती है। ठीक है, बीमारी यहाँ विकलांगता के कारण खोए गए जीवन के वर्षों को डाली के अंशों के रूप में मापा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग हो गया तो क्या वो स्वस्थ है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके जीवन को किस तरीके से मापा जाएगा, डाली के माध्यम से मापा जाएगा। काली जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को नापता है। ये जो डाली वर्ड है ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी कि कितनी लाइफ तक वो जिएगा एक हैंडीकैप पर्सन या फिर आप कह सकते हैं डिसेबल पर्सन, उसको मापने काम करता है आपका डाली। आगे देखिए काली और डाली के बीच में मुख्य अंतर जो है आप इसे पीपीटी में पढ़ लेना। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भारत में अपनाए गए विकास के 2 प्रमुख चरण कौन से हैं? 2 प्रमुख चरण कौन से हैं आप बताइए। भाई मैंने आपसे कहा था एक तो है 1947 से लेकर 1991 तक का पीरियड, जिसमें भारत क्या रहा है, आयात प्रतिस्थापन की नीति भारत ने अपनाई। जो भी वस्तु क्या होती थी, आप कहेंगे बाहर से मंगाई जाती थी, उसे भारत ने अपने देश के अंदर उत्पादन करने के लिए कहा। मेक इन इंडिया आप कह सकते हैं तो बाद में अब आया है, लेकिन ये विचारधारा तो 1947 से लेकर 1991 तक चली। इस पे पूरी अर्थव्यवस्था LQP पर टिकी हुई थी। LQP बोले तो लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई भी उद्योग में उत्पादन के लिए कोटा निश्चित था कि इतना उत्पादन किया जा सकता है केवल, और हर उद्योग में क्या होता था, व्यापार के लिए परमिट भी आपको लेना पड़ता था। दैट इज कॉल्ड आपका LQP, और इस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी 1991 तक। फिर 1991 में होता क्या है, देखिए 1991 से बाद की स्थिति को क्या कहते हैं, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति। पूछे क्यों? क्योंकि इस समय अब आपकी नीति बनती है किसकी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हम LPG नीति लेकर आते हैं। L मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हम लेके आए, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हम लेके आए, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन हम लेके आए। तो 3 महत्वपूर्ण नीतियां हम ले गए, और तीनों महत्वपूर्ण नीतियों में हमने अर्थव्यवस्था को पूरा चेंज किया। देखिए पहले अर्थव्यवस्था क्या थी और अब अर्थव्यवस्था क्या थी, दोनों में अंतर देखते हैं। चलिए तो दोनों चरण आपको समझ में आए। इस चरण में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को नियोजित तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, नियोजित थी। 1947 से लेकर 91 तक की बात हो रही है। नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई। आयात प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया, जो वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती हैं उन्हें देश के अंदर ही उत्पादित करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन। इसी कारण से कई आप कह सकते हैं कई दशक तक, लगभग 30-40 साल 50 साल तक भारत में बाहर की तकनीक पूरी तरीके से आ ही नहीं पाई, क्योंकि हम हर तकनीक को अपने देश के अंदर बनाने की कोशिश करते थे, जो कि सही नहीं है ना। इससे वक्त का बहुत क्या होता है, नुकसान होता है, विकास होने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने क्या किया, भारत ने उदारीकरण वैश्वीकरण को अपनाया, निजीकरण पर जोर दिया। निजीकरण क्या होता है, सभी सरकारी उद्योग जो होते हैं वो निजी उद्योगों को दे दिए जाते हैं। सरकारी नियंत्रण क्या कर लेते हैं, कम हो जाता है। सरकारी नियंत्रण यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्त, कम हो जाता है। विदेशी व्यापार को भारत ने बढ़ावा दिया, निवेश को बढ़ावा दिया, और कोशिश करी कि सेवा क्षेत्र का विकास हो। अभी तक पूरी अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग क्षेत्र पर टिकी थी। 1990 के बाद कह लीजिए, 1991 के बाद कह लीजिए, नई आर्थिक नीति बनाने के बाद हमने कहा सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज के दिन में आप देखें सबसे ज्यादा लोग कहां पर नौकरी करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में ही नौकरी करना चाहते हैं। तो ये था, आप कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर ये है भारत के विकास के 2 प्रमुख चरण। एक जाता है 1947 से 1991 तक, और दूसरा चरण जाता है 1991 से लेकर आज तक। डन, बात समझ में आई? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के परिणाम और कारण। आप बताइए भारत में क्षेत्रीय असमानताएं किस किस प्रकार की और उनके क्या कारण हैं। पहले देखते हैं परिणाम क्या क्या निकलते हैं। परिणाम देखते हैं, आर्थिक असमानता। भाई क्षेत्रीय असमानता से अमीर गरीब का अंतर उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रति व्यक्ति आय डिफरेंट हो जाती है, गरीबी दर डिफरेंट हो जाती है। क्षेत्रीय असमानता मतलब किसी एक क्षेत्र का विकास तो तेजी से हो रहा है, बाकी क्षेत्रों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्षेत्रीय असमानता। यही रीजनल डिस्पैरिटीज जिसे आप कहते हैं,
ये क्षेत्रीय असमानता कई बार किस चीज को जन्म देती है, आप कहेंगे सर आर्थिक असमानता को जन्म देती है, सामाजिक असमानता को जन्म देती है। कैसे? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजनीतिक असमानता को भी जन्म देती है, क्योंकि हर राज्य में राजनीतिक शक्ति क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। कहीं पर लोगों की राजनीति तक पहुंच होगी और कहीं पर लोगों की राजनीति तक पहुंच नहीं होगी। संघर्ष और हिंसा दिखाई देगी। प्रवासन, आपको पता ही है कि क्षेत्रीय असमानता का एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि मान लीजिए मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो मैं इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। इसे प्रवासन कहते हैं या फिर पलायन भी कहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में आप कहेंगे ईस्टर्न इंडिया में आते हैं और वेस्टर्न इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार की कभी थोड़ी कमी है, पहाड़ी क्षेत्र विकास पूरी तरीके से हो नहीं पाया, थोड़ा बैकवर्ड सा एरिया वो हो चुका है। ठीक है, कारण क्या है बताइए, क्या कारण होते हैं क्षेत्रीय असमानताओं के? ऐतिहासिक कारण भी है। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन और विभाजन ने भारत में क्षेत्रीय असमानता को जन्म दिया। जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था पूरे लंबे समय तक, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, और जहां पर उनका शासन नहीं था वो डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह गया। कुछ प्राकृतिक संसाधनों की कमी, कहीं कहीं पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, इसलिए भी कुछ क्षेत्र क्या रह जाते हैं, क्षेत्रीय असमान रह जाते हैं। आर्थिक कारक, जैसे कहीं कहीं उद्योगीकरण हुआ, कहीं कहीं पर नहीं हुआ, कहीं कहीं विकास पहुंचा और कहीं कहीं पर विकास नहीं पहुंचा। अब ये तो सरकार के ऊपर है ना, सरकार किस क्षेत्र का विकास करना चाहती है या फिर कहां तक अपना विकास पहुंचाना चाहती है। तो ये थे परिणाम, रिजल्ट क्या निकलते हैं आर्थिक समानता को, और ये थे आर्थिक समानता के कौन कौन से कारण है, रीजंस क्या है कि दुनिया में आर्थिक असमानता पैदा हो रही है, भारत में आर्थिक असमानता पैदा हो रही है। भारत में असमानता में क्षेत्रीय भिन्नता के मुद्दे, आप ही बताइए कि भारत में जो असमानता है वो क्षेत्रीय भिन्नता के कौन कौन से मुद्दे हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। देखिए, भारत अपनी समृद्ध विविधता और विशाल आबादी के बावजूद असमानता के मुद्दे से जूझ रहा है। यह असमानता आपको किस किस में देखने के लिए मिलती है? सबसे पहले तो आपको पता है आय और धन का वितरण। भारत में आप कहेंगे सर इतनी ज्यादा असमानता है कि भारत की 10% जो जनसंख्या हो 90% संपत्ति को हड़पे बैठी। अमीर अमीर लोगों को थोड़ा देखिए, और भारत के जो 90% लोग बचे हुए हैं वो 10% संपत्ति पर अपना जीवन जी रहे हैं। इट मीन्स भारत में असमानता आय के वितरण में सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप शिक्षा के अवसरों में देख लीजिए, क्या प्रत्येक व्यक्ति तक आज भी शिक्षा पहुंच रही है? आप कहेंगे नहीं, आज भी आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही चीज पर लगा हुआ है, और वो क्या है, दैट इज कॉल्ड कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल पाए। सब पढ़ो सब बढ़ो, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है, शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता के। स्वास्थ्य सुविधाएं सब तक नहीं है, रोजगार तो किसी के पास नहीं है। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पुल, ये भी अभी पूरी तरीके से हर जगह नहीं बनी। और आज देखेंगे जीवन प्रत्याशा तक भी क्या है, असमानता आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी किसी स्टेट में लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या होती है पता है ना आपको, लाइफ स्पैन, मतलब एक व्यक्ति औसतन कितनी उम्र तक जीता है, जीवन जीता है। जीवन प्रत्याशा भी आपको स्टेट वाइज अलग देखने के लिए मिलेगी। और ये एक तरीके से क्या है, असमानता ही तो है कि किसी किसी क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं हैं और किसी क्षेत्र में नहीं है। और यही कारण है जो हमारे लोग होते हैं, भारतीय लोग होते हैं, बार बार क्या करते हैं, पलायन करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, अपनी सुविधाओं को देखने के लिए। आप देखिए बहुत से लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, ये क्षेत्रीय असमानता है। इसके साथ साथ कुछ राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में उच्च हैं, जबकि आप देखेंगे बिहार, झारखंड गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा से ग्रस्त हैं। आज भी आप देखिए बिहार बोर्ड का रिजल्ट कितना भी हैवी क्यों ना हो, वहाँ पे शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता कम ही मानी जाती है। और जबकि आप बात करें 99% लोग कहाँ के पढ़े लिखे हैं, आप कहेंगे सर केरला के, यहाँ पर साक्षरता 99 रिकॉर्ड की गई है। तो जो लोग वहां पर केरला में रह रहे हैं, क्या उन्हें कहीं और जाने की जरूरत है? नहीं। जाएंगे कौन, पलायन कौन करेगा? ये बिहार झारखंड वाले लोग पलायन करके कहां जाते हैं, केरल जाते हैं पढ़ने, है ना। ये दिल्ली आते हैं पढ़ने, क्यों? क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है, बुनियादी ढांचा ही नहीं है। समझ में आई कहानी? आप कहेंगे डन सर यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई। आगे देखिए आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए आर्थिक विकास का मतलब होता है धन से संबंधित विकास। आर्थिक विकास किसी देश अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। भाई किसी भी देश में जीडीपी बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। भाई उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और देश में क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि लोग अपनी इनकम को आगे इन्वेस्ट भी करेंगे। याद रखिए यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, भाई राष्ट्रीय आय तो पूरा देश की आय हो गई, और उस देश की आय को अगर टोटल जनसंख्या, अगर उस देश की आय को टोटल जनसंख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है कि एक व्यक्ति औसतन भारत में इतने रुपए कमाता है। ठीक है, तो जो प्रति व्यक्ति आय है ये यदि किसी देश की ज्यादा है तो वहां पर आर्थिक विकास हुआ है। याद रखना आर्थिक विकास में केवल आय की वृद्धि शामिल नहीं होती, बल्कि रोजगार के अवसर भी होने चाहिए, गरीबी भी दूर होनी चाहिए, जीवन स्तर में सुधार भी होना चाहिए, कल्याण भी होना चाहिए। अब हो सकता है किसी देश की जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है लेकिन कल्याण नहीं हो रहा, इट मीन्स ये आर्थिक विकास नहीं है।
कल्याण कब होगा? फॉर एग्जाम्पल हम जीडीपी तो केवल हमने लग्जरी गुड्स बना दी, हम मर्सिडीज गाड़ी बना बनाकर क्या कर रहे हैं, जीडीपी तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे देश का कल्याण होगा? आप कहेंगे नहीं। हम शराब बना बनाकर जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं, आर्थिक विकास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं या फिर पैसे को बढ़ाना नहीं है, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचे, लोगों का जीवन स्तर बढ़े। इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक आर्थिक वृद्धि यानी कि कच्चे माल, मशीनरी, सेवाओं में क्या होना, वृद्धि होना, संरचनात्मक परिवर्तन भी होने चाहिए, मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों में क्या हो, बदलाव आए। ऐसा नहीं जिस प्रकार की खेती हम आज से 50 साल 100 साल पहले कर रहे थे, आज भी खेती में वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इट मीन्स हमने कोई आर्थिक विकास नहीं किया। तो उम्मीद है आर्थिक विकास का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आर्थिक समृद्धि किस प्रकार अलग होती है आर्थिक विकास से? देखिए, आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास जो होता है आपका, और आर्थिक समृद्धि जो होती है, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों अलग अलग चीज हैं। देखिए कैसे, आर्थिक विकास जो होता है दोस्त, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो बात करती है उत्पादन क्षमता की, कि एक देश में तीनों सेक्टर मिलके, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र मिलके कितना उत्पादन करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये एक उस चीज की बात करता है कि किसी भी देश के अंदर केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किस लेवल तक बढ़ती है। अगर मैं बात करूं, बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है विकास। विकास जो है केवल आर्थिक पहलू को नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी क्या करता है, साथ में लेकर चलता है। मतलब उत्पादन भी बढ़े, लोगों को शिक्षा भी मिले, रोजगार भी मिले, कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास एक बड़ा एस्पेक्ट है, आर्थिक विकास एक बड़ा एस्पेक्ट है। उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट क्या होता है, समृद्धि। समृद्धि जो कि बात करती है बस देश की नेशनल इनकम बढ़ जाए, नेशनल इनकम देश की बढ़ जाए और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। डन, ये दोनों चीज बढ़ जाएंगी तो आर्थिक समृद्धि तो हो ही जाएगी। आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है ना, जबकि आर्थिक विकास जो है दोस्तों एक बड़ी अवधारणा है। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्लास आपको पसंद आई होगी। ये ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्त।